So hey guys, my name is Gaurav and welcome back to Gyno by Gaurav. Today we have Dr. Prashant Yadav sir with us and we are here to deal with some questions and all the questions which we have regarding gynecomastia. So और आज भी एज अ पेशेंट ही आपके सामने आई एम सिटिंग हियर और जितने भी एज अ पेशेंट जितना क्वेश्चन मेरे अंदर हो सकता है जो एक पेशेंट सोच सकता है वो सब मैं आपसे करूंगा. यस डेफिनेटली हम ये जो है जो पॉडकास्ट है डिस्कशन है वो बेसिकली अवेयरनेस और इंफॉर्मेशन के लिए रहेंगे जिससे सब पेशेंट्स के डाउट क्लियर हो जाएं और उनको डिसीजन लेने में हेल्प हो. सो ये उसी का मेन पर्पस हमारा वही है. यस सर. तो सर एक अगर स्टार्ट करें तो गायनेकोमास्टिया आपके हिसाब से कि व्हाट इज गायनेकोमास्टिया, आपका इस पे क्या टेक है? बेसिकली गायनेकोमास्टिया जो मीनिंग है वो गायनी और मेस्टिया. गायनी का मतलब फीमेल, मेस्टिया का मतलब है कि ब्रेस्ट एनलार्जमेंट. सो अगर मेल के अंदर फीमेल की तरह ब्रेस्ट हो जाती है, साइज बढ़ जाता है, ऑकवर्ड अपीयरेंस दिखती है या फिर ग्लैंडुलर टिश्यूज की वजह से और फैट की वजह से एबनॉर्मल अपीयरेंस होती है लाइक ए फीमेल, तो उसे मैन बूब्स या गायनेकोमास्टिया बोलते हैं. सो बेसिकली गायनो मींस फीमेल, ब्रेस्ट मेस्टिया मींस ब्रेस्ट. सो फीमेल लाइक ब्रेस्ट ये रहता है कि unusual appearance, unusual enlargement of male breast is known as gynecomastia. ओके सर. जब स्टार्ट करते हैं ना सर मतलब गायनेकोमास्टिया के बारे में सर्च करने के बारे में, तो जो एज का वो होता है कि मैं 17 का हूँ, 18 का हूँ, 9, तो सर कौन सा एज वो बेस्ट रहेगा सर्जरी के लिए अगर मैं किसी भी एज ग्रुप में हूँ तो? बेसिकली गायनेकोमास्टिया सर्जरी का सिलेक्शन एज के अकॉर्डिंग नहीं है. हमने 12 इयर्स के भी किए हुए हैं और 60, 70, 65 तक भी किए हुए हैं. तो एज के ऊपर नहीं है, उसकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है. जो बेसिकली जो हार्मोनल चेंजेस हैं प्यूबर्टी के अंदर, मेनली टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, वो 12 to 17 इयर्स की एज में होते हैं. प्यूबर्टी का पीक टाइम जो है अराउंड 16-17 इयर्स पे खत्म हो जाता है. यानी कि जो हमारा हार्मोनल फ्लक्चुएशन है उस टाइम के बाद नहीं होता है अनलेस अनटिल कोई हार्मोनल प्रॉब्लम्स ना हो. तो यूजुअली ये रहता है कि फिजियोलॉजिकल गायनेकोमास्टिया जो 12 to 17 इयर्स की एज में रहता है तो उसके लिए वेट किया जाता है, क्योंकि ये हर एक को रहता है. यानी कि हर एक का ड्यू टू हमारा एस्ट्रोजन बढ़ जाना और टेस्टोस्टेरोन कम होना, ये फ्लक्चुएशन है वो भी डिपेंड करता है हर एक की कंडीशन में. जैसे अगर सपोज करो बचपन में वो ओबीज है, उसका वेट ज्यादा है, तो उसके अंदर फैट भी ज्यादा रहेगा एंड फैट अट्रैक्ट मोर ग्लैंडुलर टिश्यू फॉर्मेशन. तो उसके अंदर यानी कि ओबेसिटी इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर जो अभी हमें देखने को मिलता है कि टीनेज के अंदर से ही जो है, बिकॉज हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया, हमारा फूड ईटिंग हैबिट चेंज हो गए हैं एंड लॉट ऑफ बेसिकली एक्सपोजर टू एनवायरमेंट पोल्यूटेंट्स. सो ये सारे चेंजेस मिलके जो है अभी रिस्क टीनेज में ही बढ़ जाता है. अब बात ये है कि ज्यादातर ये बोलते हैं कि 17 इयर्स तक आप वेट करिए, क्योंकि 17 इयर्स तक ही वो जो है हार्मोनल फ्लक्चुएशन ड्यू टू प्यूबर्टी रहता है, उसके बाद वो स्टेबल हो जाता है. अगर 17 इयर्स के बाद परसिस्ट करता है तो वो गायनेकोमास्टिया रिजॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियसली कुछ केसेस में रिजॉल्व हो जाता है. अगर ये परसिस्ट करेगा 17 साल के बाद भी तो फिर डेफिनेटली गायनेकोमास्टिया का प्रॉब्लम कोई और नहीं है, सिर्फ सर्जरी है. ओके, तो मतलब ये क्वेश्चन रिलेट करता है इससे कि जो मेडिसिन्स है तो वो काम नहीं करते हैं इसमें. मेडिसिन जो है वो गायनेकोमास्टिया में एक बार ग्लैंड फॉर्म हो गया, ग्लैंड इज नॉट ए सॉफ्ट थिंग, और कोई मेडिसिन ऐसी नहीं बनी है कि जाके स्पेसिफिकली वो ग्लैंड को डिसॉल्व कर सके. ऐसी स्पेसिफिक एक्टिव जो स्पेसिफिक जाके वहां पे उसी फैट को कम करे, यानी कि स्पॉट रिडक्शन ना कोई एक्सरसाइज कर सकती है, ना कोई मेडिसिन कर सकती है, ना कोई क्रीम या लोशन या जो बहुत सारी मार्केटिंग गिमिक्स हैं. आप गूगल पे जाएंगे तो आपको बहुत सारी इस तरह की इंफॉर्मेशन और इस तरह की चीजें मिलेंगी जो ये बोलती हैं, क्लेम भी करेंगी कि आप ये दवाई खाने से, आप ये लगाने से आपका गायनेकोमास्टिया हो जाएगा. उसका साइंस यही है कि स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो मेडिसिन जाके सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो ग्लैंड में एक्ट करेगी. और वो ग्लैंड में क्यों नहीं एक्ट करेगी? क्योंकि ग्लैंड इज ए फाइब्रोसिस हो चुका है, यानी कि वहां पे वो लंप फॉर्मेशन हो गया, हार्ड टिश्यू बन चुका है, तो वो मेल्ट नहीं कर सकती. ऐसी कोई मेडिसिन नहीं बनी है. अर्ली स्टेज में हो सकता है, जब पेनफुल रहता है तो उसमें
कुछ केसेस में गायनेकोमेस्टिया से टेम्पररी रिलीफ मिल सकता है, लेकिन इसका इलाज गायनेकोमेस्टिया का मेडिसिन नहीं है। और लेकिन अभी तक मैं देखता हूँ कि बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं, जो नॉन जैसे कि एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं या फिजिशियन है, वो सर्जरी को वो बोलते हैं कि मत कराइए और यही बोलते हैं कि आप मेडिसिन लीजिए, और देते भी हैं, जिससे बेसिकली और कंडीशन वर्सन होती है। क्योंकि उस टाइम पे वो उसको टी शर्ट पहननी है, स्विमिंग जाना है, बॉयज के अंदर एक्सपोजर है, हॉस्टल में पढ़ रहा है, कॉलेज में पढ़ रहा है, अगर उसका गायनेकोमेस्टिया उस टाइम पे ट्रीट नहीं किया गया तो वो आगे जो है बेसिकली कॉन्फिडेंस लूज कर देता है एंड साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है वो। मेरा भी खुद भी था ये चीज गायनेकोमास्टिया, तो आई कैन रिलेट टू व्हाट यू आर सेइंग। और सर ये मेथड्स, हमारे पास दिमाग में क्वेश्चन रहता है कि कौन सा मेथड सही है, इतने सारे मेथड्स हैं हमारे पास सुनने में, ये मेथड वो मेथड, तो विच इज द मेथड विच यू डू एंड विच इज द बेस्ट मेथड? मेथड की बात है कि इट इज सर्जरी इज बेसिकली इज ए आर्ट बेसिकली। तो जिसमें जैसे कि पेंटर जो आर्टिस्ट है उसकी पेंट या ब्रश या फिर पेंट वर्क मैटर नहीं करता, उसका स्किल मैटर करती है। तो बेसिकली सर्जन मैटर करता है, उसकी स्किल मैटर करती है। उस एरिया में गायनेकोमेस्टिया सर्जरी उसने लाइफ में कितनी की है, मंथली कितनी की है, डेली कितनी की है, ईयरली कितनी की है, वो मैटर करता है। डेफिनेटली अब जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांस हो चुकी है। पहले वाली जो टेक्निक थी उससे चेंज हो चुका है। पहले ओपन टेक्निक थी, अभी मोस्टली लाइपोसक्शन होता है एंड लाइपोसक्शन में भी एडवांसमेंट आ चुकी है, जैसे वेजर लाइपोसक्शन। सो वेजर बेसिकली अल्ट्रासोनिक असिस्टेड लाइपोसक्शन है, जिसमें वेजर क्या करता है, ये फैट सेलेक्टिव है, फैट को जाके ये मेल्ट कर देता है एंड फैट प्रोसेस जो है वो इजी हो जाता है। जब इजी हो जाएगा तो साइड इफेक्ट जैसे ट्रोमा, टिश्यू ट्रोमा कम होगा, बाकी जैसे वेसल्स हैं, नर्व स्ट्रक्चर्स हैं, वो डैमेज कम होंगे। एंड गायनेकोमेस्टिया का फैट डिफरेंट है जो एब्डोमेन या फिर और कोई बॉडी पार्ट है। यहाँ का फैट थोड़ा फर्म है, रेजिस्टेंट होता है डाइट एंड एक्सरसाइज से, एंड ये मिक्स्ड होता है ग्लैंडुलर टिश्यू से। सो यहाँ पे इसलिए वेजर जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रेजिस्टेंट यानी कि टफ फैट को निकालने में हेल्प करती है। एंड उसके बाद हमारे पास लेजर स्किन टाइटनिंग भी है, हमारे पास रिन्यूअल स्किन टाइटनिंग भी है, एंड हमारे पास पावर असिस्टेड लाइपोसक्शन जो माइक्रो एयर है, जो गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। ये सारी की सारी कॉम्बिनेशन हम 4 टेक्निक को यूज करके, एक जितनी एडवांस टेक्निक है वो सारी हैं हमारे पास, एंड जिससे हम पेशेंट को बेटर रिजल्ट मिले, कम से कम डाउन टाइम रहे और अच्छी शेप आए, एंड ये लाइफ टाइम रहे। सो पेशेंट का यही 3 चीजें देखना चाहते हैं, सेफ्टी हो, परमानेंट रिजल्ट हो, एंड उसकी शेप जो है वो एकदम नॉर्मल हो जाए। Yes. तो ये सारी टेक्नोलॉजी हेल्प करती है ये सारे फैक्टर को अचीव करने में। सर यू सेड लाइफ टाइम, तो ऐसा भी होता है कि गायनो वापस आ जाएगा अभी? नहीं, गायनेकोमेस्टिया वापस तभी आता है, जितने भी रिवीजन सर्जरीज होती हैं उसमें वापस आने का फैक्टर ये होता है कि फर्स्ट टाइम में जो गायनेकोमेस्टिया है उसमें या तो ग्लैंड छोड़ दिया है या फिर फैट छोड़ दिया है। एक बार कंप्लीटली ग्लैंड रिमूव कर दिया है तो वो दोबारा नहीं बनेगी, अनलेस अनटिल अगर स्टीरॉयड ले रहे हैं तो यूजुअली एडवाइस करते हैं आप स्टीरॉयड या फिर अपना वेट, 2 चीजों को मेंटेन करेंगे तो लाइफ टाइम हम गारंटी देते हैं कि वो दोबारा नहीं आएगी। उसका इलाज होगा तो हम फ्री में करेंगे, वो इसी बेसिस पे कि वो अगर पर्सन ने अपना वेट मेंटेन रखा, वेट ज्यादा नहीं बढ़ने दिया, उतना ही रखा, तो कभी नहीं आएगा। स्टेरॉइड सर, जो बॉडी बिल्डर्स मेनली होते हैं, तो ये भी एक कारण है ना? इट इज वन ऑफ द मेजर रीजन जो गायनेकोमेस्टिया बॉडी बिल्डर्स में देखा जाता है। बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, जिम ट्रेनर्स हैं जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, कंपटीशन लड़ते हैं, सो वो बेसिकली स्टेरॉइड डेफिनेटली लेते हैं। एंड उनके अंदर बेसिकली कैसे वो जो है परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग जिसको पीईडी बोलते हैं उसका साइकिल मेंटेन करते हैं। उसमें टाइप की साइकिल रहती है कि इतने टाइम तक ये मेडिसिन लेना, उतने टाइम तक ब्रेक देना। सो अगर वो फॉलो नहीं करते तो उसमें उनके चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये हार्मोन को डिस्टर्ब कर रहे हैं सारी की सारी चीजें। ये सारा का सारा इंटरनल फैक्टर्स हैं, यानी कि हार्मोन्स ही बढ़ा रहे हैं। तो जहां पे एस्ट्रोजन बढ़ जाएगा, जहां पे टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा, वहां पे ये जो है गायनेकोमेस्टिया हो जाएगा, क्योंकि चेस्ट के अंदर ही रिसेप्टर्स हैं इन हार्मोन को एक्ट करने के लिए और वो ग्लैंड को तेजी से बढ़ा देते हैं।
तो बॉडी बिल्डर में ज्यादातर फैट नहीं होता है, साइड में नहीं होगा, ऊपर नहीं होगा, अच्छे मसल्स होंगे, निप्पल के पास जाकर उनको ग्लैंडर टिश्यू होगा और वो 99.9% बिल्कुल हार्ड रहेगा। मतलब वो लास्ट स्टेज तक वो रोकते हैं कि हम पहले ट्राई कर लेते हैं, सब कुछ ट्राई करते हैं, लेकिन वो पफिनेस जिसको बोलते हैं वो निप्पल के आसपास उनका ग्लैंडर टिश्यू ही रह जाता है, जो सिर्फ और सिर्फ सर्जरी से ही निकलता है। सर जो आप जैसे स्टिचेस जो होते हैं निपल्स के बाद जो स्टिचेस होते हैं, आप वो वाला मेथड इस्तेमाल करते हैं और बाकी भी बहुत सारे मेथड्स हैं, तो उन सब हिसाब से क्या लगता है आपको कि ज्यादा कौन सा बेटर है? पेशेंट के लिए बेटर वाइज देखा जाए तो जितने कम कट होंगे उतना ही उसका रिकवरी फास्ट होगा, उतना ही बेसिकली उसको स्कार और मार्क कम दिखाई देंगे। तो हमारा 99% अप्रोच यही रहता है, एक ही कट के थ्रू पूरी सर्जरी की जाए, एक ही कट के थ्रू लाइपोसक्शन किया जाए, उसी कट के थ्रू हम ग्लैंड निकालते हैं। अच्छा। हम ग्लैंड निकालने के लिए देखो, उस कट का साइज इंपॉर्टेंट नहीं होता, कट कैसी तरह से उसको स्टिच किया गया है, कितना उसके आसपास ट्रॉमा दिया है, वो हीलिंग को अफेक्ट करता है। तो अगर हमने अच्छे से प्रॉपरली ग्लैंड निकालने के लिए हम प्रॉपरली वाइड एग्जामिनेशन करते हैं, तो उसमें हम बिल्कुल अनलेस अनटिल बहुत छोटा ग्लैंड रहता है तो ही हम उसका साइज कम कर सकते हैं, नहीं तो हम उसको जनरसली पूरा तरह से ओपन करके, ताकि हम हीमोस्टेसिस भी कर सकें, ब्लीडिंग भी कंट्रोल कर सकें, कहीं पे फैट ना छूटे, कहीं पे ग्लैंड ना छूटे, तो इसलिए हम उसको प्रॉपरली ओपन करते हैं ताकि पूरी ग्लैंड निकल जाए। और बंद करने के लिए हम उसमें बहुत फाइन सूचरिंग करते हैं, 2 लेयर सूचरिंग करते हैं, एंड डिसॉल्वेबल सूचर्स जो पेशेंट नहीं आ सकते तो उनके लिए डिसॉल्वेबल सूचर्स भी रहते हैं। अब ड्रेसिंग मटेरियल्स भी अच्छे हैं जो कि वाटर प्रूफ हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं आती नहाने में भी। ओके, तो सर जैसे आप बोले ना वो ट्रॉमा, तो जैसे हम लोग वीडियोस में देखते हैं, आप भी अगर कोई डालते मैंने देखा हुआ, तो वो जो तो वो लगता है कि व्हाट इज दिस? बेसिकली जैसे है बेसिकली लाइफ, जो हमारा फैट है वो फैट फॉर्मली फाइब्रो नेटवर्क टिश्यूज के अंदर, कनेक्टिव टिश्यूज हैं, उसके अंदर रहता है बेसिकली। सीधा का सीधा ये घी की तरह स्टोर नहीं है कि हमने वहां पे पंप लगाया और वो बाहर आ गया, ये फैट फॉर्म है बेसिकली। तो इतनी आसानी से निकलता नहीं है, हर जगह पे ये चैनल के अंदर रहता है, और गायनेकोमास्टिया का फैट और भी ज्यादा टफ रहता है। तो निकालने के लिए एक कंट्रोल्ड प्रेशर और एक कंट्रोल्ड मूवमेंट रहता है। मेरा हाथ इतना यूज टू हो गया है कि वो जो बेसिकली वो मैं बेसिकली मेरे हैंड भी आई की तरह काम करते हैं, तो मेरे को वो पता रहता है किस डेप्थ पे जाना है, और हमारे कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होती हैं कि हमें ये डायरेक्शन मेंटेन करनी है, जैसे कि पायलट को किस तरह से प्लेन उड़ाना है, नॉर्मल को इससे नहीं उड़ पाएगा, ऐसे ही हमारा हैंड होता है कि हमें पता रहता है कि इसको अगर हम इसी डायरेक्शन में लेंगे तो ये नीचे वाले टिश्यू को डैमेज नहीं होगा। अब वो फास्ट डेफिनेटली प्रैक्टिस से और स्किल से और एक्सपीरियंस से वो फास्ट दिखता है, और लेकिन जो दूसरे कोई लोग पहली बार देखते हैं तो डेफिनेटली डर जाते हैं। अब वो डेफिनेटली उसके बारे में कुछ कर नहीं सकता, लेकिन मेरे हाथ में सेफ्टी इंश्योर है और रिजल्ट इंश्योर है। ओके सर, जब पेशेंट आया, मान लीजिए कोई पेशेंट किसी भी डॉक्टर के पास फिर आपके पास आ रहा है, वो पेशेंट वो शुरू से लेके एंड तक अगर आपको नेविगेट करना हो तो आप कैसे नेविगेट करोगे कि हाउ इट इज गोइंग टू हैपन, व्हाट? सर्जरी स्टेप या उसको क्या चीज डॉक्टर से पूछनी चाहिए? नहीं, सर्जरी होगी कैसे होगी, रिकवरी कितने टाइम में होगी, और सब कुछ कैसे होगा? जो सर्जरी का जो बेसिकली ज्यादातर ये होता है कि पहले हर कोई अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाता है, रिलेटिव के पास जाता है, पेरेंट्स लेके जाते हैं, इधर उधर लेके जाते हैं, कई बार घरेलू नुस्खे भी हैं। मैंने जो है वो ईंट से लेके, पत्थर से लेके, गरम से, रोटी से लेके बहुत सारे यहाँ से मैंने सुने हुए हैं जो ट्राई करते हैं। मैंने भी ट्राई किया एक्सरसाइज करना, फिर जिम करना, और उसके बाद सबसे आता है कि ये गायनो कुछ नहीं होता है, ये हमें भी है, पहले भी था। तो ये इतने सारे स्ट्रगल करने के बाद कुछ ही लोग जो हैं वो डिसीजन ले पाते हैं कि जाके कहीं देखें, और आधे से ज्यादा फिर ये भी सोचते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है। बहुत लोग इससे ये इतना स्ट्रेस से लेके सुसाइडल टेंडेंसी तक पहुंच जाता है। रिसेंट की बात है कि मेरे पास पेशेंट आए थे, 5-6 ईयर से वो वीडियो देख रहे थे,
एंड उन्होंने मेरे को जब ये बताया, और उनको गायनो इतना मैसिव भी नहीं था, एक नॉर्मल था, ग्लैंडर टिश्यू था, लेकिन उनको अपीयरेंस उतनी माइनर इतनी अफेक्ट करती थी। बीइंग ए मेडिकल फील्ड में उन्होंने मेरे को ये क्लियर बोला था कि मेरे को सुसाइड करने की मन कर रहा था इसकी वजह से। और वो उसने जब हमारे वीडियोस देखे तब उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस आया और उसने धीरे धीरे करके पैसे भी इकट्ठा किए। तो हमें लगता है कि ये पेरेंट्स जैसे ज्यादातर यही बोलते हैं कि हमें भी है, आपको भी है, लेकिन अब लाइफस्टाइल चेंज है। अब जो है एक बॉय है या मेल है या टीनेज है, उसका अपीयरेंस पहले के मुकाबले अब बेसिकली डिफरेंट वे में वो सोचता है और बाकी लोग भी अलग तरीके से उसको देखते हैं। तो बहुत ज्यादा सोशल ट्रोलिंग भी होती है और मेंटली काफी इफेक्ट होता है। तो इतने स्ट्रगल करने के बाद कुछ लोग डॉक्टर्स तक पहुंच पाते हैं। वो फिर हमारे वीडियोस देखते हैं, कोई यूट्यूब पे देख रहा है, बाकी जगह गूगल पे देख रहा है, और फिर उसके बाद और ज्यादातर फिर फैमिली डॉक्टर बोल देते हैं नहीं करना है, तो वहीं पे काफी खत्म हो जाते हैं। उसके बाद कुछ आप आते हैं जो कि बहुत सालों से स्ट्रगल कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं यस इससे रिजल्ट आता है, तो वो आते हैं बेसिकली। फिर बेसिकली मैं एडवाइस करता हूँ कि हर पेशेंट को सारी की सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी सोर्स से हो, सोशल मीडिया से हो, वेबसाइट से हो, रिजल्ट से हो या फीडबैक से हो, सो देखे वो एंड अपनी कंडीशन को समझे। सेकेंड, उसको लगना चाहिए कि उसको ठीक करना है या नहीं, रेदर देन कोई दूसरा बोले। और तीसरी बात ये है कि गायनेकोमास्टिया का कोई टेस्ट नहीं होता। ये बेसिकली एक क्लिनिकली और बेसिकली पेशेंट डिपेंडेंट डिसीजन है। मैं नहीं डिसाइड कर सकता कि आपको सर्जरी करनी है या नहीं करनी है, ये सिर्फ खुद पेशेंट ही डिसाइड करना चाहिए, ना ही उसके पेरेंट्स, ना ही कोई ब्लड टेस्ट, ना ही कोई सीटी स्कैन, एमआरआई, वो खुद ही करना चाहिए। तो पहले तो यहाँ तक आई। फिर उसके बाद जो है उसको दो चीजें समझनी चाहिए कि अगर प्रॉपर तरीके से सर्जरी होती है तो रिजल्ट परमानेंट रहेगा, लाइफ टाइम रहेगा, एंड सेफ्टी, अब टेक्निक बहुत एडवांस हो चुकी है तो इसलिए सेफ भी है, परमानेंट भी है एंड लाइफ टाइम रिजल्ट रहता है। उसके बाद जो प्रोसीजर की बात की जाए तो प्रोसीजर लोकल एनेस्थीसिया में हो सकता है या जनरल एनेस्थीसिया में, डिपेंडिंग ऑन द ग्रेड एंड पेशेंट कंफर्ट। तो ग्रेड 1, 2, 3 इस तरह से ग्रेडिंग होती है, फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर। सो उसका असेस करते हैं, चूज करते हैं, पेशेंट से डिस्कस करते हैं कि आपको ये प्रोसीजर है। यूजुअली प्रोसीजर में अराउंड 1 to 1.5 आवर लग जाता है। अगर बहुत ज्यादा कोई साइड में फैट हो तो उसको थोड़ा सा और लाइपोसक्शन का ज्यादा टाइम होता है। यूजुअली डे केयर प्रोसीजर है। डे केयर का मतलब है उसी दिन सेम डे पे छुट्टी मिल जाती है। और अगर बहुत ज्यादा ओवरवेट है तो फिर जहाँ पे हमें मैक्सिव लाइपोसक्शन करता है, हम नाइट में स्टे की फैसिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं। उसके बाद जो है 3 to 4 days ड्रेसिंग रहता है, 1 week मेडिकेशन, 2 months गारमेंट, एंड जो है बेसिकली स्टिच रिमूवल है वो 3 weeks पे। अगर डिसॉल्व है तो अपने आप हो जाते हैं। तो यूजुअली 1 to 2 टाइम चेकअप के लिए आना पड़ता है। बाकी यूजुअली जो है वो फोन पे या फिर वीडियो कॉल पे भी हो जाती है, जो लोग दूसरी आउट स्टेशन के हैं। तो ये इसका बेसिकली टाइमलाइन है। एंड पेशेंट को जो है गारमेंट, जैसे मैंने बताया, फर्स्ट मंथ 24 आवर, नेक्स्ट मंथ 12 आवर। सो मसाज करना है, गारमेंट पहनना है एंड वेट करना है। थोड़ा पेशेंस होना चाहिए। 1 to 3 months में ऑलमोस्ट सारी की सारी चीजें सेटल हो जाती हैं एंड एक फाइनल शेप आ जाता है। उसके बाद कॉन्फिडेंस भी आएगा। वेट मेंटेन करिए, मसल्स बिल्डअप करिए, तो आपका रिजल्ट हमेशा के लिए मेंटेन रहेगा और उसी का तभी इसका फायदा भी होगा। थैंक यू सर। जो हम लोग जैसे सुनते हैं कि हमारा सर्जरी आज हुआ और हम लोग एक दिन में नॉर्मल हो गए, क्या ये सही में सच है कि हम लोग अपना नॉर्मल काम कर सकते हैं? नॉर्मल इन द सेंस काम तो जैसे अगर मोस्टली जनरल एनेस्थीसिया में सर्जरी की है तो हम एडवाइस करते हैं फर्स्ट 24 आवर सेडेशन और एनेस्थीसिया का इफेक्ट रहता है, तो बहुत ज्यादा एक्सर्ट मत करिए। जिसके पास टाइम नहीं है तो मैं उसको एडवाइस करूंगा कि ऐसा दुनिया में कोई इंसान नहीं है जिसके पास टाइम नहीं होता है, सबके पास टाइम होता है। ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है, इसको आप सीरियसली लें, सीरियसली अपनी बॉडी को रिकवरी का टाइम दें, जल्दबाजी ना करे, जल्दबाजी ट्रेवल की ना करे, भागा भागी ना करे, अच्छे से डिसीजन ले और प्रॉपर फॉलो करें इंस्ट्रक्शन बिफोर एंड आफ्टर। तो टाइम लगेगा। देखिए कोई भी सर्जरी है, ये
एक तरह से अंदर से जाके पूरा फैट और ग्लैंड निकालना है। तो बॉडी इतनी जल्दी ये मतलब रोबोट नहीं है कि वो इमीडिएटली बैटरी लगा दी तो चार्ज हो जाएगी। तो थोड़ा टाइम दो, थोड़ा रिकवरी के लिए 2-3 दिन अपनी लाइफ के दे दोगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे कोई कितना भी बिजी हो। सबको ऑफिस से भी छुट्टी मिल जाती है, काम से भी मिल जाती है, बिजनेस से भी मिल जाती है। तो वो सिर्फ अपनी मन के समझाने की बात है। तो आप एक दिन का मतलब हमारी तरफ से रिकवरी होगी, लेकिन आप थोड़ा तो बॉडी को रेस्ट दीजिए। एक दिन तो वैसे भी सेडेशन रहता है, फिर ड्रेसिंग भी रहती है। तो अभी तो एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप इतनी बड़ी ड्रेसिंग के साथ आप कॉलेज जा पाएंगे या फिर ऑफिस में जा पाएंगे या कोई मीटिंग अटेंड कर पाए। तो ये एक है कि आप यूजुअली हम 3 to 5 डेज रिकवरी पीरियड मानते हैं। और थोड़ा टाइम कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है तो उसके लिए भी आपको मेंटली और बेसिकली प्रिपेयर होना। ऐसा लाइफ इज इम्पोर्टेंट, टाइम इज नॉट बेसिकली। तो आपको टाइम की इतनी नहीं कि मेरे पास टाइम ही नहीं है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मत कराइए। अगर आपके पास न्यू ईयर बनाने के लिए टाइम है, क्रिसमस मनाने के लिए टाइम है, फंक्शन शादी में जाने के लिए 10-10 दिन टाइम है, तो गायनेकोमेस्टिया के लिए आप एक दिन तो दे सकते हो, क्योंकि ये आपकी लाइफ चेंज करने वाला है। नेचुरल भी तो है ना सर, नेचुरली 3 to 5 डेज लग जाएगा वो और वो नेचुरल है वो चीज। क्योंकि आप उसमें अगर जा रहे हो, बहुत ज्यादा कर रहे हो तो आपको चक्कर भी आ सकता है। फिर आपकी मूवमेंट ज्यादा हुई तो ब्लीडिंग के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और ऐसा तो बेसिकली थोड़ा रेस्ट तो लगेगा ही। ऊपर से ऐसा भी तो नहीं कि आदमी उठ भी नहीं पा रहा है, वैसा सब वर्क नॉर्मल हो पाता है। आप जैसे जो है कि स्टडी करना है वो नेक्स्ट डे से स्टडी कर सकते हैं। यूजुअली ऑफिस में क्या रहता है कि ट्रेवल करना, कहीं पे जाना, फिर 24 आवर्स तो आप टू व्हीलर वैसे भी नहीं चला सकते। तो हम अवॉइड आपको 3 to 5 डेज थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। दैट्स ऑल। उतना टाइम है सबके पास। एग्जैक्टली। सर जो गारमेंट हमें मिलता है, अगर हम लोग उसको ना पहने तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है? पहली बात है, पहनना क्यों नहीं है? इन केस मान लीजिए कि हम लोग सभी को पहनना है, और ये पहले दिमाग से निकाल दो कि नहीं पहनना। पहले ये दिमाग में डालना कि पहनना ही पहनना है। ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब हमने फैट और ग्लैंड को निकाल दिया वहां पे एम्प्टी स्पेस हो गया। अब वो स्किन और मसल को प्रेशर चाहिए ताकि उस एरिया को ये कम कर सके। एंड यहाँ पे फ्लूइड कलेक्शन, क्योंकि हमारी बॉडी रिएक्शनरी फ्लूइड सिक्रीट करती है उस एम्प्टी एरिया में। तो जितना प्रेशर रहेगा तो वो कम स्पेस मिलेगा एंड उतना ही कम सीरोमा। और सेकंड, छोटे छोटे बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, ज्यादातर को हम बंद कर देते हैं, लेकिन कुछ माइनर रह सकते हैं। अगर एडिक्वेट प्रेशर रहा तो आपको हिमेटोमा यानी कि ब्लड कलेक्शन का भी चांसेस कम हो जाता है। थर्ड, पेन कम होगा। जितना मूवमेंट कम होगा तो उतना ही उससे पेन भी कम होगा। फोर्थ, स्किन जो लूज हो गई, अब क्या है कि पहले इतनी एक्सपेंड हुई थी, सडनली हमने निकाल दिया तो वो लूज रहेगी। तो प्रेशर की वजह से स्किन भी रिट्रैक्ट होती है एंड आपको बेसिकली मूवमेंट कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो जो मूवमेंट की वजह से पेन होता है वो भी प्रिवेंट करता है। तो इन वजह से ये कंपल्सरी है गारमेंट पहनना। हम गारमेंट ना पहनने का तो मतलब नहीं होता, हम गारमेंट पेशेंट को उसी टाइम सर्जरी खत्म हुई उसी टाइम पे ही ऑन टेबल पहना देते। तो उसके बाद ये ऑप्शन ही नहीं है कि गारमेंट पहनना है कि नहीं पहनना। अब मैंने नहीं देखा है कि कोई गारमेंट नहीं पहनता, सब पहनता। कब तक और ये कंफर्टेबल है। अब क्या है कि ऐसा कोई ऐसे मतलब ऐसे जैकेट की तरह बाहर नहीं दिखाए, वो अंदर रहता है। आप टी शर्ट में, शर्ट में सब कुछ आराम से पहन सकते हैं। कंफर्टेबल फैब्रिक है, स्वेट फ्री है, बेसिकली इरिटेशन नहीं होता है और दिखता नहीं है। तो गारमेंट आपको पहनना ही। फर्स्ट मंथ 24 आवर, नेक्स्ट मंथ 12 आवर, 2 मंथ तक। सर एक और क्वेश्चन ये आता है कि पेन सर्जरी में कितना होगा अगर पेशेंट आ रहा है तो? पेन सर्जरी के दौरान जनरल एनेस्थीसिया पेनलेस है। लोकल एनेस्थीसिया विद सेडेशन थोड़ा बहुत पेन हो सकता है। सबको नीडल का फोबिया रहता है, पेन का डर रहता है। ये पेशेंट की टॉलरेंस और पेशेंट की साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है। अब जब एक नीडल जाएगी तो डेफिनेटली आपको प्रिक होगा। अब आप उसको किस तरह से परसीव कर सकते हैं, या तो उछल सकते हो या आपको पता है कि ये प्रिक लगेगा और मेरे को ये पेन टेम्पररी होगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ये पेन है, ये टेम्पररी है, पेन जो है वो परमानेंट है। पेन कम करने के लिए एनेस्थीसिया दिया जाता है। पेन कम करने के लिए सर्जरी के बाद आपको पेन मेडिकेशन देनी पड़ती है जो पेन को कंट्रोल रखती है। तो अगर
सर्जरी अच्छे से होती है और जो है बेसिकली कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, तो यूजुअली गायनेकोमेस्टिया सर्जरी का पेन जो है टॉलरेबल रहता है। फर्स्ट डे थोड़ा सा ज्यादा फील हो सकता है क्योंकि सडनली इतना अंदाजा नहीं रहता कि थोड़ा पेन होगा बेसिकली, तो मूवमेंट्स भी रहते हैं, पेशेंट को ट्रेवल भी करना होता है एंड बॉडी एक दिन के बाद थोड़ा यूज्ड हो जाती है कि ये थोड़ा पेन है, डिस्कम्फर्ट है, ये हो गई। तो स्ट्रॉन्ग मेडिकेशंस के साथ पेन तो यूजली कंट्रोल रहता है। इस तरह का मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं आता है कि अनटॉलरेबल पेन आ रहा है या फिर काम नहीं कर पा रहे, सो नहीं पा रहे, तो ये सब चीजें नहीं होती। यानी कि 2 डेज तक आप समझ लो कि थोड़ा पेन ज्यादा हो सकता है, उसके बाद और भी सबसाइड हो जाएगा और एक बार हील हो गया तो फिर दोबारा कोई पेन मेडिकेशन की जरूरत नहीं रहती। सर एक बैड सर्जरी रिजल्ट क्या हो सकता है? एक बैड सर्जरी रिजल्ट, बैड सर्जरी रिजल्ट जो मेरे को दिखता है फर्स्ट तो वो है इनकम्प्लीट रिमूवल। अगर प्रॉपरली नहीं निकाला कोई भी रीजन से सर्जन ने, तो वो मतलब फिजिकली तो बेशक कम बैड है लेकिन मेंटली ज्यादा बैड है वो। तो एक बैड तो मेनली जो रिवीजन के केसेस यही आते हैं। बाकी जो है कोई जनरल सर्जन के पास जाता है तो बड़े कट भी लगा सकता है। और तीसरा है कि बेसिकली जो है कोई और प्रॉब्लम आ जाए, जैसे कि स्किन डैमेज हो जाए या वुंड इन्फेक्शन हो जाए, हीलिंग अच्छे से ना हो, या फिर जो है बेसिकली हीमेटोमा हो जाए, तो भी इरेगुलरिटी और फाइब्रोसिस की वजह से जो है स्किन की भी कंडीशन ठीक नहीं रहती है। तो यही सारे बैड रिजल्ट्स रहते हैं, मेनली इनकम्प्लीट रिमूवल ना हो तो वो, ताकि दोबारा पेशेंट को नहीं करानी चाहिए, बस ये है। और किसी का स्कार की टेंडेंसी होती है हाइपरट्रोफिक की, तो वो भी एक बैड स्कार में दिखता है जो कि बैड सर्जरी में है। तो उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं? सारी चीजें ठीक करेक्टेबल है वैसे। तो आपके पास आए होंगे ऐसे केसेस? हमारे पास रेगुलरली अब बहुत सारे रिवीजन के केसेस आते हैं, ज्यादातर जिसमें इनकम्प्लीट रिमूवल है या मेनली वही रहता है कि फैट भी नहीं निकाला या फिर ग्लैंड नहीं निकाली या दोनों कंप्लीट नहीं निकाला, तो वो दे गेट बेटर आफ्टरवर्ड्स। और दूसरा हम पूरा स्कार रिवीजन कर देते हैं। अच्छा। और कभी कभी डिप्रेशन भी हो जाती है तो हम उसमें फैट ट्रांसफर कर सकते हैं, अब जहाँ पे फैट कलेक्टेड तो उसको रिमूव कर सकते हैं। ये सारी चीजें होती हैं जो रिवीजन सर्जरी में करनी पड़ती है। सर देयर आर सेवरल पेशेंट्स जो आई गेस हम लोग को सुन रहे होंगे इस टाइम पे, जो जनरल सर्जन के पास भी चले जाते हैं या फिर वो जाने का सोच रहे हैं, तो उन लोग को आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? बेसिकली प्लास्टिक सर्जन आर मोर ट्रेन्ड, दे हैव मोर एडवांस इक्विपमेंट लाइक लाइपोसक्शन। हम लाइपोसक्शन ही करते आते हैं और प्लास्टिक सर्जन में भी उसी प्लास्टिक सर्जन के पास जाना चाहिए जो इसके ट्रेंड हो। बेसिकली प्लास्टिक सर्जरी बहुत वास्ट फील्ड है। हाँ। तो जो गायनेकोमेस्टिया सर्जरी कर रहे हैं, रेगुलरली कर रहे हैं, तो उन्हीं के पास ही जाना चाहिए। जितने एक्सपीरियंस रहेंगे उतने ही चांसेस ऑफ फेलियर के कम होंगे, उतने चांसेस ऑफ साइड इफेक्ट के कम होंगे, उतनी ही ज्यादा श्योरिटी रहेगी कि आपके रिजल्ट एक्सीलेंट आए। बस इतना ही फर्क है एक प्लास्टिक सर्जन और दूसरे प्लास्टिक सर्जन में। एक्सपीरियंस और टेक्निक और स्किल और बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज मैटर करते हैं। तो जनरल सर्जन नहीं है, वो ओपन टेक्निक से करते हैं, स्कार आएगा, रिमूव नहीं कर पाएंगे और वो स्कार मेंटल ट्रॉमा भी देगा और चेस्ट का अपीयरेंस ठीक नहीं होगा। तो डेफिनेटली जो जिसका स्पेशलिस्ट है, जो जिस काम में एक्सपर्ट है, उसी के पास ही जाना चाहिए। तो अभी सबको अवेयरनेस होनी चाहिए कि प्लास्टिक सर्जन ही है गायनेकोमेस्टिया का ट्रीटमेंट के लिए, जनरल सर्जन के पास नहीं जाना चाहिए। सर वी ऑफन आर नॉट, हम लोग थोड़ा हेजिटेंट रहते हैं अपने अंदर में पेशेंट्स सर्जन के पास जाने से या सर्जरी करवाने से, तो उन लोग को आप क्या कहना चाहते हैं? तो एज अ सर्जन आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? बेसिकली फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आना ही, जैसे कि उसको अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना चाहिए कि क्या उससे उसकी लाइफ अफेक्ट हो रही है, क्या उसकी अपीयरेंस अफेक्ट हो रही है, कितना उसको मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है, कितना उसको स्ट्रेस कर रहा है, क्या उसकी स्टडी अफेक्ट कर रही है, क्या उसकी पर्सनल लाइफ अफेक्ट कर रही है, क्या उसकी प्रोफेशनल लाइफ अफेक्ट कर रही है, अपीयरेंस वाइज मीटिंग करनी है वो अफेक्ट कर रही है, या अनकॉन्शियस अवेयरनेस है कि वो मेरी चेस्ट को देख रहा है तो मेरे को ऑकवर्ड लग रहा है। अगर ये सारे फैक्टर है तो आपको सर्जरी करा लेनी चाहिए। रिगार्डिंग बेसिकली सर्जरी का डर, सर्जरी क्यों नहीं कराते? डर की वजह से। डर इसी चीज का है क्योंकि बहुत पहले से मिथ आ चुके हैं, मिथ चलते आए हुए हैं, क्योंकि उनकी फैमिली में पेरेंट्स हैं, रिलेटिव्स हैं, वो यही कहते हैं कि सर्जरी डेंजरस है, एनेस्थीसिया डेंजरस है, तो एनेस्थीसिया से भी बहुत डरते हैं।
लेकिन अब एनेस्थीसिया बहुत एडवांस हो चुके हैं, ड्रग्स एडवांस हो चुकी है। अभी जो पहले बेहोशी की गैसेस थी वो अब ऐसी आ गई है कि जैसे ही खत्म हुआ है सर्जरी इमीडिएटली पेशेंट आउट आ जाते हैं, यानी कि रिकवर है, सेंसेस में आ जाता है। फास्ट इंडक्शन होता है, पेशेंट को बेहोश करने में जो है टाइम बहुत कम लगता है। इंडक्शन जो है वो मतलब पेशेंट अनकॉन्शियस जल्दी हो जाता है। सेकंड, इक्विपमेंट यानी कि एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन इतने एडवांस है, मॉनिटरिंग इतनी एडवांस है, तो सेफ्टी मेजर जैसे हर चीज में इम्प्रूव है वैसे ही मेडिकल फील्ड में, पर्टिकुलरली एनेस्थीसिया फील्ड में बहुत इम्प्रूव है। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी आ गई है, फेजर है, माइक्रोवेयर है, रिन्यूअल स्किन टाइटनिंग है, तो उससे भी रिकवरी, प्रोसीजर फास्ट होने लगे, रिकवरी पीरियड भी कम होने लगा और रिजल्ट बेटर होने लगे हैं। तो डरने वाली तो ऐसी कोई बात नहीं है। एंड कोई लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स गायनेकोमेस्टिया में नहीं आती है। एंड धीरे धीरे डर भी कम हो रहा है, अवेयरनेस भी बढ़ रही है और लोग डिसीजन भी ले रहे हैं ज्यादा से ज्यादा सर्जरी कराने का। और डेफिनेटली अपने सर्जन पे कॉन्फिडेंस रखिए, खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए, फ्री ऑफ सर्जरीज हैं, अच्छी डाइट फॉलो करिए, जो जो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए वो फॉलो करिए, प्रोटोकॉल जो है सर्जरी के बाद वो फॉलो करें तो आपका रिजल्ट हमेशा अच्छा आएगा, हेजिटेशन नहीं होगी। डाउट है तो आप उसके फीडबैक वीडियो देखिए, ये देखिए कि कितनी सक्सेसफुल है तुमको। गायनेकोमेस्टिया सर्जरी 99.9% सक्सेसफुल है। इसका फेलियर रेट अनलेस अंटिल सर्जन कॉम्पिटेंट नहीं है तभी है, यूजुअली इसके अंदर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो आप लोगों को इंश्योर करता हूं कि ये सेफ सर्जरी है, परमानेंट रिजल्ट देती है, डेफिनेट रिजल्ट देती है। सर जैसे जिसका ग्रेड 3 और 4 है और ज्यादा बड़ा गायनेकोमास्टिया है तो उसमें स्किन काटना भी पड़ सकता है क्या? यूजुअली स्किन काटने की दिक्कत नहीं काटते हैं, क्योंकि जो है बेसिकली हम टाइम देते हैं नॉर्मल स्किन को रिट्रैक्ट होने का। चाहे हम 100 केजी 120 केजी की मेल की जो स्किन है वो थिक होती है, उसमें डर्मिस थिक रहता है, तो उसकी रिट्रैक्शन कैपेबिलिटी ज्यादा रहती है। एंड थोड़े टाइम के बाद, क्योंकि ज्यादातर ये यंग इंडिविजुअल्स में ही करते हैं 20 to 30 ईयर्स में, तो वहां पे स्किन जो है वो उसकी कोलेजन और इलास्टिन अच्छे रहते हैं तो रिट्रैक्ट हो जाती है, तो काटने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हमें उसको मतलब उसको इतनी ज्यादा मोर्बिडिटी नहीं देनी या उतनी ज्यादा स्कारिंग नहीं देनी, जितने कम से कम कट के थ्रू वो प्रोसीजर हो जाए वही हमारा एम रहता है। यूजली कितना भी ग्रेड ज्यादा हो, हम यूजली फर्स्ट टाइम में काटते नहीं है, उसको स्किन कट करने की जरूरत नहीं आती है। लगता है तो हम सेकंड स्टेज में बहुत रेयरली कर सकते हैं। Now I'm coming to the most asked question about gynecomastia, and what is your take on cost of gynecomastia surgery? इसमें आपका टेक क्या है? कॉस्ट अगर आप देखा जाए तो फालतू की चीजों पे आप स्पेंड करते हैं तो उसके मुकाबले तो गायनेकोमास्टिया डेफिनेटली अफोर्डेबल है। मेरा यही एम है कि मैं इसको जितने से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं, अफोर्डेबल तक पहुंचा सकूं, क्योंकि हम मैसिव स्केल में करते हैं तो हम कॉस्ट एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं, तो हमने इसका कॉस्ट अफोर्डेबल रेंज में रखा है। अगर आप बाहर के फॉरेन कंट्रीज में कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा है, उसके हिसाब से यहाँ पे पीनट्स हैं ये सर्जरी की कॉस्ट, और सर्जन बहुत स्किल है यहाँ पे और आपको फैसिलिटी भी अच्छी मिलती है। तो कॉस्ट जो है बेसिकली अभी जो है फिलहाल वो हम 55,000 से स्टार्ट करते हैं एंड इट कैन गोज अप टू अराउंड 1,50,000 डिपेंडिंग ऑन सीवियरिटी ऑफ द गायनेकोमास्टिया। यूजली अराउंड 70 to 75,000 इसका कॉस्ट आता है, जो मैं नहीं समझता है। जब आईफोन पे आप 1.5 लाख रुपए खर्च देते हो तो अपनी गायनेकोमास्टिया पे उसका आधा तो खर्च कर सकते हैं। हाँ, और उसका रीजन भी तो है ना सर, जितना आईफोन से तो ज्यादा ही चलेगी आपकी लाइफ। आईफोन भी काफी चलता है, लेकिन उससे ज्यादा चलेगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। वही है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सर, जैसे पेशेंट के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हॉस्पिटल में सर्जरी करना है फिर क्लिनिक में सर्जरी करना, तो इसमें कोई डिफरेंस भी है, फिर दोनों सेम है या फिर क्या बेटर है क्या नहीं? बेसिकली हमारे सारे सेंटर जो है गवर्नमेंट अप्रूव्ड है और बेसिकली अगर जरूरत पड़ती है तो हम नाइट में स्टे कर सकते हैं। गायनेकोमास्टिया में यूजुअली ऐसा कुछ लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपकी कॉस्ट ऑलमोस्ट 5 times बढ़ जाएगी वही सर्जरी की कॉस्ट।
तो क्लिनिक में रहता है यूजुअली, ये डे केयर है, कॉस्मेटिक सर्जरी प्रोसीजर है, इलेक्टिव प्रोसीजर्स हैं, सारी चीजें आपकी टेस्ट होती हैं, पहले आपके सारे के सारे टेस्ट होते हैं, एनेस्थीसिया इवैल्यूएशन होता है, फिजिशियन इवैल्यूएशन होता है, फिर उसी के बाद ही आपकी सर्जरी की जाती है ताकि जो है सेफ्टी रहे और कोई इस तरह की इमरजेंसी कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो। माय सेकंड लास्ट क्वेश्चन इज कि सर सूडो गायनेकोमास्टिया ये क्या चीज है? बहुत लोग चेस्ट फैट और गायनेकोमास्टिया में कंफ्यूज करते हैं। चेस्ट फैट एज सच कुछ नहीं होता और सूडो गायनेकोमास्टिया भी एक टर्म बनाई है, लेकिन बहुत कम रेयर ऐसी चेस्ट होगी जिसके अंदर ग्लैंड नहीं होगा। एनाटॉमी वाइज देखें तो दोनों मेल और फीमेल में ब्रेस्ट टिश्यू रहता है, मेल के अंदर कम रहता है, फीमेल में प्रोमिनेंट रहता है, क्योंकि हमारे हार्मोन्स दोनों के अलग अलग हैं। तो सूडो गायनेकोमास्टिया ज्यादातर जो है फैट के साथ ग्लैंड हो सकता है कम हो या हो सकता है बहुत ज्यादा हो, इतना फर्क है, लेकिन ग्लैंड जरूर रहता है। सूडो गायनेकोमास्टिया लोगों को इसलिए ज्यादा लगता है कि या चेस्ट फैट के बेसिकली वो सोचते हैं कि हम जो है गायनेकोमास्टिया को एक्सरसाइज से या वेट लॉस से कम कर लेंगे। आप वेट लॉस कितना भी कर लो, एक्सरसाइज कितनी भी कर लो, आपकी एक्सरसाइज से मसल बनेगी, वेट लॉस से आपका साइड फैट कम हो जाएगा, लेकिन जो बल्ज है वो निप्पल के पास बना रहेगा। तो सूडो गायनेकोमास्टिया में भी चांसेस हैं कि आपको ग्लैंडर, चाहे वो माइनर हो लेकिन होता है। तो बहुत लोग ये मत कंफ्यूज करो कि नहीं ये चेस्ट फैट है, और गायनेकोमास्टिया में भी चेस्ट फैट होता है बहुत प्रोमिनेंट। तो दोनों चीजों से ही बनता है, तो इनके प्रोपोर्शन वेरी कर सकते हैं, किसी में एक चीज कम हो सकती है, एक चीज ज्यादा हो सकती है। सर माय लास्ट क्वेश्चन टू, और मतलब पूछना चाहेंगे सर, व्हाट इज योर विजन अबाउट गायनेकोमास्टिया एंड पेशेंट्स ऑफ गायनेकोमास्टिया? आपका इस सेक्टर में क्या विजन है? बेसिकली अवेयरनेस बढ़ रही है, लोग अपनी अपीयरेंस को अभी सोच रहे हैं, मैटर कर रही है, और डिसीजन भी ले रहे हैं, और टेक्निक भी एडवांस हो रही है। तो और बेसिकली सोशल मीडिया पे इसकी इंफॉर्मेशन और अवेयरनेस और फीडबैक वीडियोस, और उनको ये पता लग रहा है कि यस ये ट्रीटेबल है और अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो बेसिकली आने वाले टाइम में बेसिकली और फैसिलिटीज, जैसे फैसिलिटीज भी एडवांस होंगी या न्यू टेक्नोलॉजी आएगी, तो हम गायनेकोमास्टिया को और बेटर वे से ट्रीट कर पाएंगे एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको ट्रीट करके बेसिकली मोर और ज्यादा कॉन्फिडेंस दे पाएंगे और गायनेकोमास्टिया मुक्त बनाएंगे भारत को। Thank you for joining me for this interview, sir. It was a great time having you here and talking to you. हमारे I guess मेरे सारे questions clear हो चुके हैं as a patient. कुछ अगर आप ऐड करना चाहे जो मेरे छूट गया हो, आप ऐड कर सकते हैं। मोस्टली तो हमने डिस्कस कर दिए। अगर किसी के और कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट करिए, फिर हम एक दोबारा से सेशन करेंगे, उन क्वेश्चंस को दोबारा ले सकते हैं। Yes. और बाकी सबके कांटेक्ट नंबर्स हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड और पर्सन सबको मैं ये एडवाइस करूंगा कि आप एक बार फिजिकल कंसल्टेशन जरूर करिए, फेस टू फेस पे मिलेंगे तब आपको और ज्यादा डाउट्स अपने क्लियर होंगे, क्योंकि हर एक की ट्रीटमेंट प्लान अलग है, हर एक का कस्टमाइज प्लान रहता है, किसी में किस तरह से अप्रोच किया जाता है, ये बहुत माइनर पॉइंट है। तो आप और जिसको गायनेकोमास्टिया है अपनी फैमिली में बताएं, अपने पेरेंट्स को बताएं, उनको बताएं, कॉन्फिडेंस में लेके आएं और जरूर उनके साथ आए, और सर्जरी का डिसीजन लेने से पहले आप कंसल्ट करिए, उसकी थोरो नॉलेज लीजिए, फिर उसके बाद आप सर्जरी करा सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल हैं तो। हाँ, और बिंज वॉचिंग का हमें जो आदत है हर चीज को, तो ये वीडियोस देखने से ज्यादा एक्शन लेने पे ध्यान देना चाहिए। और वीडियोस में तो देखो, हाँ कितने भी वीडियोस हैं, अभी न्यू ईयर रिजोल्यूशन पे, न्यू ईयर पे ये करो वो करो, आप इतना टाइम उन वीडियो में लगा दोगे, इतना टाइम अगर आप काम करने में लगाओगे तो ज्यादा रहेगा। तो एक्शन तो डेफिनेटली आपको लेना पड़ेगा। ये वीडियो आपको हेल्प जरूर करेगा कि आपके कुछ डाउट्स क्लियर करने के लिए, और हम हैं ऑब्वियसली, गौरव से बात कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हो, एंड अपने डाउट्स पे दोबारा से क्लियर कर सकते हो। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।